हाँ जी, सभी को नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को 4 वीडियो के अंदर देख लिया था। तो मैंने कल के वीडियो में आपसे वादा किया था कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ इंडिया का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। इंडिया का करंट अफेयर है वो या तो कल से स्टार्ट करेंगे या परसों से, लेकिन मॉडर्न इंडिया की जो क्लासेज है वो लगातार 7 या 8 दिन, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक पहुंच जाए। 1.5 या 2 घंटे की क्लास होगी। मैं बड़ी क्लास नहीं लूँगा क्योंकि बड़ी क्लास लेने से फिर मतलब बोरियत होने लगती है। तो 1.5 या 2 घंटे की क्लास लूँगा और आप ये मान के चलिए 8 से 10 दिन तक जो भी हमारा फ्लो रहेगा। 10 दिन ज़्यादा नहीं होंगे और शायद 7 कम से कम है। इतने दिनों में मॉडर्न इंडिया आपको तसल्ली से आराम से करा दी जाएगी। जो भी बुक आपके पास है उस एक बुक को आप फॉलो कीजिए, उसका एक बार बार रिविज़न कीजिए, बार बार नोट्स, अन्य नोट्स, कोई बुक उसके चक्कर में मत पड़िए। एक कोई भी बुक जो भी आपके पास है मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि लब्बो लुआब मॉडर्न इंडिया का कंटेंट सब जगह एक जैसा मिल जाता है। हाँ, थोड़ी उसकी क्रमबद्धता या स्टोरी टेलिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक बुक अगर आपके पास है तो कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। आप उसको पढ़ते रहे और मेरे को सुन लेना। साथ में आपको जो स्लाइड मिलेगी उन स्लाइड को आप देख लेना, ठीक है। स्लाइड के सहारे आपका रिविज़न थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात ये है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो मैंने कहा था 1 या 2 मैगजीन लेके उससे रिवीजन स्टार्ट कर देना। इंडिया का करंट अफेयर है वो थोड़ा सा उसमें स्लाइड में बनाने में और थोड़ा सा काम चल रहा है उसमें, वो प्रॉपर हो जाए तब क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपको डिलीवरी दे दी जाएगी। इसीलिए हमने उसका आधा अधूरा अभी डिलीवर करने की कोशिश नहीं की। तो एक या हो सकता है कि कल शुरू कर दूँ वरना परसों तो आपका पक्का इंडियन करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडिया के बाद हम राजस्थान का स्टार्ट करेंगे। तो 5 या 6 क्लासेज लूँगा मैं इंडियन करंट अफेयर की और फिर आपका स्टार्ट कर देंगे राजस्थान करंट अफेयर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की 2 क्लासेज पहले ही जो गौरव सर का चैनल था उस पर मैं आपको डाल चुका हूँ। वो थी यूरोपियन कंपनियों की भारत में दस्तक और उसके बाद यूरोपीय कंपनियां कैसे आपस में लड़ती है और कैसे भारतीय रियासतों, भारतीय राज्यों, भारतीय जो उस टाइम के जो एम्पायर थे, मुगल एम्पायर था, उनके साथ वो कैसे लड़ते हैं, कैसे वो रणनीतिक कूटनीतिक संधियां करते हैं, कैसे वो युद्ध करते हैं, कैसे वो आर्थिक नीतियां लाते हैं, उन सब के बारे में हमने सिलसिलेवार तरीके से बात कर ली थी कि कैसे उन्होंने बंगाल जीता था, कैसे उन्होंने मैसूर जीता था, कैसे उन्होंने हैदराबाद जीता, कैसे मराठा जीता, कैसे सिख साम्राज्य जीता और उसके बाद कैसे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ते हुए उत्तर पश्चिम में एक बहुत अच्छी निर्णायक रेखा बनाई जिससे रूस उसकी तरफ नहीं आ सके, कैसे तिब्बत के साथ उन्होंने संधि की, कैसे उन्होंने नेपाल के साथ संधि की, कैसे उन्होंने भूटान के साथ संधि की, कैसे उन्होंने बर्मा म्यांमार के साथ संधि की। वो आपको एक तरीके से पूरा मोटा मोटा खाका बताया हुआ है। अगर आप उनको उस वीडियो को 1.5x पे करके देख लोगे और उसके बाद किसी भी बुक से अगर आप डाटा देख लोगे तो आपको क्विक रिवीजन आसानी से हो जाएगा और आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात शुरू करने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक धर्म सुधार आंदोलन से। तो पहले 2 दिन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और 1857 की क्रांति की बात करेंगे, ठीक है। अब जब ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करूं उससे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक छोटा सा 2 या 3 मिनट के लूंगा। वो टॉपिक है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो लंदन में बैठती थी, उसकी भारतीय उपनिवेश के प्रति आर्थिक नीतियां कैसी थी, ठीक है। तो इन आर्थिक नीतियों को मोटा मोटी 3 कालखंड में बांटा जाता है, 3 समय क्रम में बांटा जाता है। कौन सा है? एक तो है 1813 तक, 1813 तक, 1757 से मान सकते हैं क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। वैसे तो आप जानते हो कि ऐसा तो कोई लाइन तो होती नहीं है कि ये मध्यकाल हो गया, ये आधुनिक काल हो गया, लेकिन 1757 प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में एक बड़े राजनीतिक सत्ता के तौर पर उभर चुकी थी। इसीलिए 1757 को एक निर्णायक या वाटरशेड माना जाता है। तो 1757 से 1813 के बीच का जो दौर था वो पहला आर्थिक दौर माना जाता है, जिसको वाणिज्यवादी दौर कहा जाता है। वाणिज्यवादी दौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यवादी दौर कहा जाता है। अब वाणिज्यवाद क्या होता है, इसके अपने को कोई जो इकोनॉमिक्स की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हमें नहीं जाना है। सीधी सीधी बात है, वाणिज्यवाद में ये होता है कि सस्ते से सस्ता माल खरीदो और महंगे से महंगा आगे बेच दो।
कम लागत पर चीज़ों को खरीदो और अधिक लागत पर आगे बेच दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और मुनाफा कमाना है ना, वो वाणिज्यवाद की शर्त होती है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, जो अगर हम दो राज्यों के संदर्भ में कहें तो एक राज्य ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करूं और कम से कम क्या करूं, आयात करूं। अगर मैं निर्यात करूंगा, दूसरे देश को वस्तुएं बेचूंगा, तो दूसरे देश से मैं सोना या चांदी लूंगा, जिसको हम बुलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलियन। तो अधिक से अधिक बुलियन की प्राप्ति पूंजीवाद का मुख्य मकसद होता है, अधिक से बुलियन की प्राप्ति। अब क्या है, देखो सोच के देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हुई है, वो भारत से वस्तुएं खरीद रही है, तो वो भारत को कुछ पैसे दे रही है, उन वस्तुओं को वो यूरोप के बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रही है। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जो लागत है वो कम से कम हो। लागत कौन सी? हमारी वस्तुओं की खरीद वाली लागत। कौन सी? वस्तुओं की खरीद वाली लागत। जो वस्तुओं की खरीद कहाँ पे हो रही है? भारत में हो रही है। तो उनको हम कम से कम करें। क्या करें? कम से कम करें। तो वो ये सोचते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद की संधि के द्वारा उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राजस्व प्राप्ति का स्रोत मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। होता क्या है कि वो पहले कुछ पैसे या कुछ बुलियन भारतीय लोगों को दे रहे थे भारतीय वस्तुओं के बदले। अब वो क्या कर रहे हैं? भारत के लोगों से ही राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, भारत से ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हीं पैसे से वो भारत की वस्तुएं खरीद रहे हैं और उन्हीं वस्तुओं को यूरोप के बाजार में बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब अब उनकी लागत भी कुछ भी नहीं रही। ठीक है, तो वाणिज्यवाद का जो चरण था ना, वो ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है वाणिज्यिक गतिविधियों के द्वारा। तो ये वाणिज्यवाद था। अब जब इन्होंने इतना सारा मुनाफा कमाया ना, ये मुनाफा और भी बहुत सारी दुनिया में गतिविधियां चल रही थी, जैसे दास व्यापार चल रहा था, और इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कोई सोने और चांदी की खानें थी, उनसे जो बुलियन मिल रहा था। तो अनेक जगहों से ब्रिटेन को बहुत सारी आमदनी हो रही थी, बहुत सारा मुनाफा मिल रहा था, बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा था। उस प्रॉफिट को उन्होंने ब्रिटेन की उस समय जो औद्योगिक क्रांति का माहौल बन रहा था उसमें निवेश किया, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हो गई। अब औद्योगिक क्रांति सफल हो गई, उसके बाद ब्रिटेन में बहुत सारे अमीर लोग पैदा हुए। वो अमीर लोग ब्रिटेन की सरकार से ये बोले कि पूर्व की तरफ सारे का सारा जो व्यापार है वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, हम भी करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्या कीजिए, कुछ कम कीजिए। तो 1813 का जब चार्टर एक्ट आप पढ़ते हो ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतरने शुरू कर दिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि ब्रिटेन में जो अमीर पैदा हुए औद्योगिक क्रांति के कारण, वो बोले नहीं, हम भी व्यापार करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के आप अधिकार कुछ कम कीजिए। तो 1813 से 1857 का चरण होता है, उसको पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। अब वो ये चाहेंगे कि भारत से हम सस्ता कच्चा माल, रॉ मटेरियल लें, भारत से सस्ता कच्चा माल लें, और ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, विनिर्मित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम क्या करें? भारत के अंदर बेच दें। तो भारत को क्या करना है? एक बाजार की तरह इस्तेमाल करना है। क्या करना है? बाजार की तरह इस्तेमाल करना। अब गौर करना, ये जो बाजार शब्द है ना, ये ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। तो मैंने जो आर्थिक नीतियां बताई है ना, वो इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई है। दोबारा सुनिए, वाणिज्यवाद को तो आप समझ गए कि कैसे न कैसे करके ज्यादा मुनाफा कमाना है वाणिज्यिक गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, और पूंजीवाद ये था कि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति कामयाब होगी तो वहां का नवीन अमीर वर्ग ये बोला कि हमें सस्ता तो कच्चा माल दिलाओ, जो हमारी ये कॉलोनी है या जो हमारे उपनिवेश है उनसे, और जो हमने माल बना लिया फैक्ट्रियों के अंदर उसको वहां पे बेचो। अब ब्रिटेन के अंदर जो वस्तुएं बन रही हैं, वो वस्तुएं भारत में तो काम ही नहीं आती, क्योंकि वहाँ का तो जो संस्कृति है, वातावरण है, वो बिल्कुल अलग है, और भारत की संस्कृति और भारत का वातावरण तो बिल्कुल अलग है। तो कैसे वहाँ की वस्तुएं भारत में खपेगी? तो ये बोले कि इनका माइंड सेट चेंज करो। क्या करो? माइंड सेट चेंज करो। इनका मतलब एक ऐसी अवधारणा बना दो कि ये हमारी वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। भारत को एक बाजार के रूप में बनाओ।
और आप गौर से देखना 1813 के चार्टर में दो तीन चीजें एक साथ हो रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और साथ में ईसाई मिशनरियों को छूट दी जा रही है, आप जाके धर्म प्रचार करो, आप जाके वहां पे धर्म प्रचार करो। अब ये शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस लिए आए और ईसाई मिशनरियों को छूट किस लिए दी? कि देखो भारत के लोगों, आपके जो धर्म है ना, हिंदू मुसलमान बुद्ध, ये जो भी धर्म है ना, ये धर्म अच्छे नहीं है, अच्छा है हमारा धर्म ईसाई धर्म। आप हमारा धर्म अपनाओ, आप हमारा खान पान अपनाओ, आप हमारा रहन सहन अपनाओ, आप सब कुछ हमारे विचार अपनाओ, और फिर देखो कि आप भी सभ्य हो जाओगे, आप भी हमारी तरह एक वेल एजुकेटेड या एक रुतबे वाले आदमी हो जाओगे। क्यों इस गरीबी में पड़े हो, क्यों इस पुराने कुरीतियों झंझटों अंधविश्वासों के अंदर जी रहे हो? तो वो भारत के लोगों का माइंड सेट चेंज करना चाहते थे, भारत को एक ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में तब्दील करना चाहते थे। जैसे हम समोसा भी खाते हैं, लेकिन पिछले 20 या 25 सालों में, लगभग 1991 के दौर के बाद में 30 सालों में, और छोटे शहरों के अंदर और छोटे थोड़े बीच वाले जो शहर है उनके अंदर लगभग 2005 के बाद ये पिज्जा का दौर आ गया। तो हुआ क्या, पिज्जा का कॉन्सेप्ट तो पश्चिमी देशों का है ना, लेकिन बार बार ऐड देकर या उसको हर जगह दिखाकर हमारे दिमाग में पिज्जा 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 एक शब्द डाला जाता है, तो हम समोसे से किधर शिफ्ट हो गए, पिज्जा की तरफ। कुछ लोग समोसे पे ही हैं, लेकिन हो गए। ऐसे ही क्या है ना, 1813 के बाद उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारत के लोगों को बताओ कि आपका जो सांस्कृतिक सामाजिक ताना बाना है वो सड़ा गला है, और हमारे वाला अपनाओ, और फिर आप देखो आप कैसे हो जाओगे। तो एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटेन में बनी हुई विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार का काम करे। ठीक है, अब आप ये कह दोगे तो सर यही है क्या कि सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा कारण ये है? नहीं, सबसे बड़ा कारण नहीं है, या एक यही कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़े कारणों में से भी एक बड़ा कारण ये। देखो आप 1813 के चार्टर में इतने बड़े बदलाव किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन ये चाह रहा है, और ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से ही नीतियां बनाएगा, अपने हिसाब से ही चार्टर बनाएगा। और आप गौर से देखना 1813 के बाद में जब विलियम बेंटिक आता है तो बहुत सारे सामाजिक सुधार लागू करता है, और इसी दौर में सबसे ज्यादा सामाजिक धार्मिक सुधार लागू होते हैं। और जब 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 की क्रांति का जब विश्लेषण करते हैं अंग्रेज, सोचते हैं ये इसके कारण क्या रहे, तो उन्हें पता चलता है कि हमने जो भारतीय समाज और भारतीय सांस्कृतिक जो ताना बाना था, जिसको हमने छेड़ने की कोशिश की थी, उस छेड़छाड़ के कारण भारतीय लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ये 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण है। और इसीलिए 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय समाज में समाज सुधार को अपनी तरफ से नहीं करती। हाँ, भारत के नेता या भारत से स्वतः स्फूर्त या भारत में कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या पारसी धर्म में समाज सुधार करना है, वो अपने स्तर पर करते हैं, सरकार चलकर अपनी तरफ से कदम नहीं उठाती। जबकि 1813 के बाद तो सरकारें खुद चलकर कदम उठा रही थी। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण था। तो होता ये है कि 18वीं सदी जब शुरू होती है, 18वीं सदी शुरू होती है, उसके बाद बंगाल में विशेष तौर पर, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन ने कब्जा कहां पे किया था? बंगाल में। तो बंगाल में एक पढ़ा लिखा तबका तैयार हो गया था, उस तबके ने धर्म सुधार और समाज सुधार की पहल की थी सबसे पहले। और वहां पे जो गवर्नर जनरल थे सबसे पहले वहीं रहते थे, उनका भी प्रभाव क्षेत्र वहां पे ज्यादा था, उन्होंने भी समाज सुधार की सबसे पहले पहल वहीं शुरू की थी। तो हम ज्यादा जो नाम सुनते हैं वो सबसे पहले बड़ा नाम सुनते हैं हम राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का नाम बहुत बड़ा है। सामाजिक धर्म सुधार के साथ साथ इनका नाम आर्थिक मुद्दों पे भी आता है, क्योंकि इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत को उस वक्त बताया था। उसी वक्त इन्होंने कहा था कि सिविल सेवाओं में भारतीय लोगों को स्थान देना चाहिए। पत्रकारिता फ्रीडम के लिए जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अब हम पढ़ रहे हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उन्होंने उस वक्त कहा था कि प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने धार्मिक और समाज सुधार को बहुत बड़ी गति दी थी, और सबसे बड़े जो नींव के पत्थर थे वो यही थे। उनके बाद भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई थी। उसके साथ साथ बंगाल में उस वक्त एक नाम और था, हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेराजियो या डेरेजियो, ठीक है, जो भी नाम आता है, जो भी उच्चारण है, नाम ये है हेनरी विवियन डेराजियो।
ये भी बंगाल में थे, वहीं पढ़ाते थे। 22 साल की उम्र में ये रहे नहीं थे, लेकिन 22 साल से पहले ही इन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर दिए थे। अब ये दोनों नाम किस लिए कि ये डेराजियो साहब है ना, ये तो मतलब एकदम तरक की बात करते हैं और धर्म को एक तरीके से नकारते हैं, जबकि राजा राम मोहन राय धर्मों का संश्लेषण करते हैं और प्रत्येक धर्मों से अच्छी बातें निकालकर और ये बताते हैं कि धर्मों में अच्छी अच्छी बातें क्या है और हमें ये अच्छी बात अपनानी चाहिए। हिंदू धर्म में हमें ये सुधार करना चाहिए, हिंदू धर्म के वेदों में ये अच्छी बातें लिखी हुई है, बाकी अन्य में ये गलत बातें लिखी हुई है। ऐसी बातें की राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। फिर ये राजा राम मोहन राय आगे ब्रह्म समाज बनाते हैं, फिर ब्रह्म समाज में आगे जाकर केशव चंद्र सेन आते हैं। वो केशव चंद्र सेन उस ब्रह्म समाज के विचारों को, उस संस्था को पूरे भारत में लेके जाते हैं, पश्चिमी भारत में। उसके कारण प्रार्थना समाज बनता है, फिर नीचे वेद समाज की, दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना होती है। आगे चलते चलते ब्रह्म समाज 2-3 टुकड़ों में बंट जाता है। फिर आगे आर्य समाज आता है, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं। तो एक समाज सुधार और धर्म सुधार की एक बड़ी श्रृंखला भारत में पैदा हो जाती है। अब देखो, कोई भी चीज में सुधार होता है ना, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि सड़ी गली चीज है, इसको पूरा ही बदल दो, जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी विचारक। जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो थे, वो बोलते हैं नहीं ये सभी बंदी कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये होता है कि कोई बोलेगा नहीं हम तो अब बुरे हैं, पहले तो हम बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे थे कि हम आपको बता नहीं सकते कि कितने अच्छे थे। और हमारा जो पुराने टाइम का वक्त था ना, वो बहुत ही शानदार था। तो हमें क्या करना चाहिए? पुनरुत्थान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुनरुत्थान करना चाहिए। जैसे यूरोप का पुनर्जागरण था, तो यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। यूरोप वालों के ऊपर जब ओटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया, तो यूरोप वालों को हुआ कि हमारे पास तो पुराने टाइम में यूनान जैसी बड़ी सभ्यताएं थी, हमारे पास तो सिकंदर जैसा बड़ा राजा था, और आज हमारे पास ये दिन आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें पुराने दौर की अच्छी चीज़ों को आगे लाना चाहिए, उनको थोड़ा परिमार्जित करना चाहिए, उन्हें संस्थाओं को रूप देना चाहिए। तो यही हुआ कि जब अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई साहब आपका धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है ना, वो उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो अंधविश्वास है, कुरीतियां है, सिर्फ झाड़ फूंक है और कुछ नहीं है, आप तो सपेरों के देश बन चुके हो। तो भारत में कुछ लोगों ने ये सोचा नहीं, वेदों के अंदर हमारी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, उपनिषदों के अंदर हमारी बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, हम उनको आगे लाकर अपने धर्म में जो आई हुई कुरीतियां हैं उनको क्या करेंगे? दूर करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। आर्य समाज ने इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए काम किया था, ठीक है। और जितने संस्थान बनते हैं वो लगभग उस टाइम बड़े संस्थान बनते हैं, वो उन कुरीतियों का दूर करने का क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ताकि हम उस पुराने फॉर्म में आए। एक तो होता है पुराने फॉर्म को ही बदल दो, और एक होता है पुनरुत्थान करो, और दूसरा होता है इनके बीच का एक संश्लेषण का तरीका लो, जिसका सबसे अच्छा तरीका स्वामी विवेकानंद जी ने पेश किया था कि हम संश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह ऐसे विचार मिलेंगे जो ये दिखाते हैं कि ये अत्यंत ही क्रांतिकारी है, और कई जगह वो ये लगाए कि मुझे मतलब नहीं है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर कोई ईश्वर को मान रहा है ये अच्छी बात है, ठीक है। तो वो संश्लेषण दिखाते हैं। तो अनेक प्रवृत्तियां हमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ जगह ये हो सकता है कि वो एकदम ही धर्मनिरपेक्ष हो, जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो। कुछ जगह हमें संतुलन देखने को मिलेगा, कुछ जगह हमें पुनरुत्थान की प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। उन सब को हम आज सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे इसको, इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम इसको स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन से। हेनरी विवियन डेरोजियो ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए, उनके विचारों ने ऐसी पीढ़ी पैदा की जो आगे जाकर स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान देती है। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हेनरी विवियन डेरोजियो तो 22 साल की उम्र में धरती से रुखसत हो गए, लेकिन उनके विचारों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को प्रभावित किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आज़ादी के आंदोलन में क्या क्या योगदान देते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी विवेकानंद जी जो विचार कहते हैं, उन विचारों का क्या फर्क पड़ा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो उस समय के प्रतिनिधि थे, जो प्रणेता थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे ही जैसे आपके दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने आर्य समाज ने ऐसे क्या नारे दिए, जैसे उन्होंने कहा स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। अब देखो ये 4 शब्द बहुत छोटे शब्द नहीं है, बहुत बड़े हैं। स्वराज, स्वराज तो
बोला दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले, लेकिन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ये कहती है कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में शुरू होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है। स्वभाषा, मैंने आपको बताऊंगा मैं, नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस में, तब ये बोला जाता है कि भाषाओं को कितनी महत्ता देनी है, भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन भी करना है, हिंदी भाषा को कैसे प्रधानता देनी है, स्वधर्म, और गांधी जी ने कैसे बताया कि अपने धर्म को प्रधानता देनी है। ये जो पश्चिम के विचार है इनको हमें साइड में रखना है, पर अपनी खिड़की इतनी खुली रखनी है कि पश्चिम के कुछ अच्छे विचार आ सके, बाकी हमें स्वधर्म का पालन करना है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं है कि इनका जो एरिया था वो सिर्फ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन तक रहा। इन्होंने ऐसे विचार दिए, ऐसे आइडिया दे, एक तरीके से ऐसे नारे दिए। तो आप आदमी नारे गढ़ता है, या आदमी ऐसे समाज की कल्पना करता है, और उस समाज की कल्पना, उस नारे के पीछे फिर जनता लामबंद होती है, एक तरीके से मोबिलाइजेशन होता है, और फिर जनता सोचती है नहीं नहीं पश्चिम वाले ठीक है, लेकिन हम भी अपने तरीके से कर सकते हैं, हम पुनरुत्थान कर सकते हैं। जैसे अभी भी हमारे समाज में दो चीज़ें चलती है, एक प्रोग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं इस चीज़ों को छोड़ो, दूसरे वो होते हैं कि पुराने टाइम की चीज़ें बहुत अच्छी थी, हम उस चीज़ को अपनाएंगे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मध्यम मार्गी होते हैं, इधर का भी ले लिया इधर का भी ले लिया और अपना काम बना और आगे बढ़ गए। यही तीन प्रवृत्तियां हमें सामाजिक धार्मिक समाज सुधार आंदोलन के अंदर दौरान देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात ये थी कि 1813 के बाद जब ब्रिटेन ने अपने आर्थिक हितों के कारण जब आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, पूंजीवाद की नीतियों को लागू किया और बोला हम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे ताकि भारत के अंदर ऐसे विचार के लोग पैदा हो जो हमारे रहन सहन खान पान हमारे धर्म को अपनाए। ईसाई मिशनरियों को छूट देते हैं, और देखो ईसाई मिशनरियों को तो इतनी व्यापक छूट मिलती है कि एक एक्ट आता है लेक्स लॉकी, उसमें तो ये बोलते हैं कि अगर हिंदू धर्म का कोई आदमी ईसाई धर्म में आएगा, तो पहली बात तो वो ईसाई धर्म में आता था प्रलोभन के कारण कि उसको नौकरी मिलेगी, जमीन मिलेगी, रियायतें मिलेगी, बढ़िया एजुकेशन मिलेगी। दूसरा ये कि जब वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में आता था तो होता ये था कि वो हिंदू धर्म वाले पीछे वाले थे, वो बोलते थे भाई साहब जात बिरादरी में बारह हो गए, हुक्को पानी बंद कर दो, आपने तो रहे ही कोई मतलब को नहीं, तो इन प्रॉपर्टी भी कौन दिया, संपत्ति में बेदखल, गांव में बेदखल, निकाल दियो मैं तो इन। लेकिन फिर अंग्रेज क्या बोलते थे, नहीं अगर हिंदू धर्म से कोई आदमी ईसाई धर्म में आता है तो उसकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है उस पर हम हक दिलाएंगे। उनकी चलती थी और वो हक दिलवाते थे। तो समाज को ये लगने लग गया कि भाई साहब ये अंग्रेज है ना, ये जानबूझ के हमारे ऊपर धर्म आरोपित करते हैं। और ये चीज उस वक्त के उन राजा महाराजाओं को भी लगी जिनको अंग्रेजों ने सिलसिलेवार बहुत ही शानदार कूटनीति से, मतलब शानदार उनकी तरफ से थी, वो राज करने आए थे तो उन्होंने शानदार तरीके से कूटनीति के द्वारा मराठों, सिखों, मैसूर वालों को, बंगाल वालों को, अवध वालों को सबको निपटा दिया। और उनकी पेंशन दे दे के उनको पहले तो राजी किया था कि ये लो पेंशन लो, मैसूर के राजा साहब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हम सेना देंगे, आप पे कोई हमला नहीं करेगा, बढ़िया दारू पियो और मौज करो, थाना कोई लड़ाई कौन करनी। तो वो पेंशन लेके मौज कर रहे थे। मराठा का जो पेशवा था उसको बोला आप बढ़िया, जो एक तो बाजीराव था जो मस्तानी वाला था, जो लगभग पूरा भारत जीत लिया था, और उसके बाद एक बाजीराव द्वितीय पैदा हुआ जो बिल्कुल ही नकारा था, वो बढ़िया दारू पीने लग गया और कुछ काम नहीं किया। अब जैसे ही बाजीराव द्वितीय का बेटा पैदा होता है तो अंग्रेज बोलता है तेरे बाप को पेंशन दे दी, अब तेरे को नहीं देंगे। तो 1857 के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी पेंशन बंद हो जाती है, और ये भी 1857 की क्रांति में बड़ा कारण बनता है। अब ये लोग जब चल के जनता के बीच में जाते हैं तो जनता बोलती है भाई साहब ये अंग्रेज तो है ना अपना धर्म क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, बाजार का सृजन कर रहे थे कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी चीजों को अपनाए। और यही बात तो मैकाले ने बोली थी ना अपने मैकाले मिनट के अंदर, या नहीं बोली थी? आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ संगठन दिए हुए हैं जैसे ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। आंदोलन के उद्देश्य के कारण क्या थे? धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां थी, शिक्षा का प्रसार हुआ, विश्व में जागरूकता बढ़ी, महिलाओं की निराशाजनक स्थिति थी, प्रेस का योगदान, प्रेस उस वक्त स्टार्ट हुआ था। और जैसे राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का जब प्रचार प्रसार किया तो कम से कम जो पढ़े लिखे लोग थे उनका जो माइंडसेट था वो बदला था। यूरोपियन विद्वानों का योगदान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन विद्वानों का योगदान। देखिए
मैं आपको एक शब्द बताता हूं, इंडोलॉजी, और एक शब्द है द ग्रेट इंडियन सर्वे। अगर थोड़ा सा 2 मिनट जाऊंगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लोग व्यापार करने आए थे या यूरोपियन लोग व्यापार करने आए थे। यूरोपियन लोग सीधा सीधा राज करने आए थे, व्यापार उनका एक तरीका था। जब यूरोप से कोई जहाज निकलता था तो उस पर यह नहीं था कि सभी लोग बंदूक लेके बैठे हैं, तोप लेके बैठे हैं, लठ लेके बैठे हैं कि जैसे समुद्र तट पे उतरेंगे सबके सिर फोड़ देंगे, राज कर लेंगे। नहीं, उनके साथ बहुत सारे विद्वान लोग आते थे, वैज्ञानिक आते थे बहुत सारे। वो उनकी वनस्पति का अध्ययन करते थे, वहाँ के बैठे हुए जंतुओं का अध्ययन करते थे, जंगलों में घुस पड़ते थे, नदी को नाप लेते थे, झील झरनों को नाप लेते थे। और आप जब अफ्रीका को पढ़ते हो तो ये स्टेनले जलप्रपात, ये वो जलप्रपात और ये सब चीज़ें होती है। और जैसे मैंने आपको जब सिंध पढ़ाया था तो मैंने अलेक्जेंडर बंस का एक आदमी का नाम दिया था, जो उस टाइम का जेम्स बॉन्ड था। भाई साहब, वो अकेला निकला और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, मैं आपको ऐसे रास्ते बताऊंगा, ऐसी तरकीबें बताऊंगा कि आपको सिंध भी मिलेगा, आपको पंजाब भी मिलेगा और आपको अफगानिस्तान भी मिलेगा। उसने सिंध भी दिलाया, उसने पंजाब भी दिलाया और उसने अफगानिस्तान भी दिलाया। क्यों? वो करते क्या था, जब आते थे तो वो बाहर हर जो भी समाज होता था उस समाज की संस्कृति का अध्ययन करते थे, वहाँ के धर्म का अध्ययन करते थे, वहाँ के प्रशासनिक तंत्र का अध्ययन करते थे, वहाँ के न्यायिक तंत्र का अध्ययन करते थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें रूल करना था, उन्हें गवर्न करना था, कि हमें राज कैसे करना है, हमें ये चीज़ें जाननी है। तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी इंडोलॉजी। भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करो, जो भी है, अरबी भाषा की, फारसी भाषा की, संस्कृत भाषा की, जो भी मिले उसको पढ़ लो, उसका अनुवाद करो और समझो कि भारतीय लोगों का माइंडसेट क्या है, भारतीय लोगों की संस्कृति क्या है, भारतीय लोगों का राजकाज क्या है, प्रशासनिक तंत्र क्या है, न्यायिक तंत्र क्या है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो स्टार्टिंग के 100-125 साल वो भारत का जो प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र होते हैं उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। दूसरी बात, द ग्रेट इंडियन सर्वे, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। माना यह जाता है कि एक अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ो। जैसे छोटा सा उदाहरण, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जितनी वनस्पतियां हैं ना उनका भी अध्ययन कर लो। कलकत्ता में जाओ, आप देखो बोटनिकल सर्वे पर अंग्रेजों ने कितना शानदार काम किया था, जूलॉजिकल सर्वे, जूलॉजी पर उन्होंने कितना अच्छा काम किया था। मतलब सब चीज़ों को नाप दो। और इसीलिए आप देखो कि जब यूरोप चला 1500 सदी के अंदर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसको, सब जगह की वनस्पति, जंतुओं और वहाँ की संस्कृति तक का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और कई बंदों के नाम सामने आते हैं। विलियम जोन्स, जो सबसे बड़ा नाम आता है, विलियम जोन्स, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंसन, उसके बाद होलब्रुक, ठीक है। ये नाम सबसे ज्यादा आता है, विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स किस किस का अनुवाद करते हैं? गीत गोविंद का अनुवाद करते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करते हैं। ये आप नोट कर लो, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करते हैं, जो कालिदास की लिखी हुई थी, ठीक है। ऐसे ही चार्ल्स विल्किंसन गीता का अनुवाद करते हैं, भगवत गीता का अनुवाद करते हैं, हितोपदेश का अनुवाद करते हैं। अब देखो, हितोपदेश क्या थी, गीता क्या थी, ये भारत का दार्शनिक सार है। तो समझ में आता है ना कि हिंदू किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हिंदू किन विचारों को मानते हैं। साथ में आपके जो विलियम जोन्स है, ये मनुस्मृति का एक अनुवाद करते हैं। तो मनुस्मृति क्या थी कि राज करने का तंत्र था, एक न्यायिक व्यवस्था थी ना, एक न्यायिक संहिता थी कि कैसे न्याय स्थापित करना है समाज के अंदर। तो इस मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया। ऐसे ही हम देखेंगे जोनाथन डंकन संस्कृत का कॉलेज खोलता है, ऐसे हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स मदरसा खोलता है। किस लिए? कि ताकि जो अरबी और फारसी भाषा के द्वारा हम मुस्लिमों के जो न्यायिक तंत्र है ना उसको समझ सके। जैसे औरंगजेब के टाइम में एक पुस्तक निकली थी, फतवा आलमगिरी, तो उसको वापस पढ़ा गया कि मुस्लिम न्यायिक तंत्र कैसा है। तो ये जो यूरोपियन विद्वान थे ना, ये यूरोपियन विद्वान भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर जान रहे थे कि भारत की सामाजिक
और सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी है। इसी तरीके से जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के जो अभिलेख थे उन अभिलेखों को पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे ना, उनको पढ़ लिया था। ठीक है, ऐसे ही मैक्स मूलर थे। मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया था। मैक्स मूलर ने क्या किया था? वेदों का अनुवाद किया था। वेदों का अनुवाद किया था। अब देखो इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है ना, इनमें से कैसे क्वेश्चन आए हुए थे कि विलियम जोन्स ने किन किन का अनुवाद किया था? गीत गोविंद, अभिज्ञान, शाकुंतलम और मनुस्मृति का अनुवाद किया था। ए कोड ऑफ जेंटुलोज, इस पे मनुस्मृति पे एक बुक लिखी हुई है, ए कोड ऑफ जेंटुलोज। ठीक है, अब देखो इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था भारत पर राज करना, तभी तो ये, और लाखों किताबें छापी थी एशियाटिक सोसाइटी ने। कोई ये नहीं है 4-5 किताबें जो मैंने लिखी है ये छापी, नहीं, लाखों किताबें छापी थी और एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया था। तभी तो बोलते हैं द ग्रेट इंडियन सर्वे, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं इनको। तो ये याद रखना, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम जोन्स, नोट कर लो, गीत गोविंद, अभिज्ञान, शाकुंतलम और मनुस्मृति का अनुवाद किया था, एक कोड ऑफ जेंटुलोज। चार्ल्स विल्किंसन ने गीता और हितोपदेश का अनुवाद किया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे ये, और मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया था। ये चारों आदमियों पे क्वेश्चन आया हुआ है, चारों पे आया हुआ है। विलियम जोन्स ने क्या किया था, चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था और मैक्स मूलर ने क्या किया था। तो याद रखना, मैक्स मूलर तो वेदों का अनुवाद किया था, ठीक है, और चार्ल्स विल्किंसन ने गीता और हितोपदेश। ठीक है, और ये गीत गोविंद, अभिज्ञान, शाकुंतलम और मनुस्मृति। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जब लोग इतनी सारी किताबें, धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, तो ये भारत के समाज को ये बताते हैं कि देखो भाई साहब, आपके समाज में कितनी कुरीतियां हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग आगे आते हैं, वो बोलते हैं कुरीतियां तो है, लेकिन वेदों में हमारी अच्छी बातें भी बहुत है। तो राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, भारत के सभी धर्मों का अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदू धर्म का अध्ययन किया और हिंदू धर्म की अच्छी बातें क्या है, मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया कि उनकी अच्छी बातें क्या है, सूफीवाद का अध्ययन किया, सूफीवाद में कौन सी अच्छी बातें हैं, ईसाई धर्म का अध्ययन किया कि ईसाई धर्म में कौन सी अच्छी बातें हैं। तो मुस्लिम धर्म का जो भाईचारा था, ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, ब्रदरहुड की भी पूरी दुनिया के जो मुस्लिम है ना वो एक है, ये जो भाईचारा उनको पसंद आया। सूफीवाद का उन्हें रहस्यवाद पसंद आया। ईसाई धर्म का जो नीति शास्त्र है, जो नैतिकता है, ईसा मसीह की वो नैतिकता पसंद आई। ठीक है, ऐसे हिंदू धर्म में वेदों के अंदर लिखी हुई बातें उनको बहुत पसंद आई और इसीलिए इन्होंने वेदों का बांग्ला भाषा के अंदर क्या किया था, अनुवाद किया था। क्या किया, बांग्ला भाषा में, संस्कृत से उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया ताकि आम जन तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। अब देखिए, ये वो सबसे बड़ा यहां से स्टार्ट होती है कि आज हमारे पास भगवत गीता आसानी से मिल जाती है, हमारी आम भाषा में मिल जाती है। तो यहां से स्टार्ट होता है कि जो संस्कृत के अंदर जो बड़े धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं वो आम जनता तक कैसे पहुंचे। राजा राम मोहन राय ने यहाँ से क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। तो जो ईसाई जो मिशनरी थी और जो यूरोप के विद्वान थे, उनके विरुद्ध में एक प्रतिक्रिया शुरू होती है और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप क्या था, धार्मिक सुधार भी थे, सामाजिक सुधार थे, सुधारवादी स्वरूप की क्रांतिकारी थी, धर्म निरपेक्ष भी थे, धर्म सापेक्ष भी थे। जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो का हो गया। सामाजिक आधार था वो मध्यम वर्गीय था। जैसे मान लो विधवा विवाह के हम ऊपर इतना पढ़ेंगे कि विधवा विवाह के ऊपर केशव चंद्र सेन भी काम करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी काम करेंगे, महादेव गोविंद रानाडे भी काम करेंगे, प्रार्थना समाज भी काम करेगा, वेद समाज भी काम करेगा, बहुत सारा काम चलेगा। लेकिन अगर 1800 से लेकर 1900 तक अंत तक कोई विधवा विवाह की संख्या देखा तो 100 के आसपास भी नहीं मिलेगी। मतलब क्या था कि सिर्फ मध्यम वर्ग तक ये पहुंचा था। जो नीचे का जो वर्ग था ना, वो इस सामाजिक धार्मिक सुधार को अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा था। तो मध्यम वर्गीय स्वरूप, आप देखो उस वक्त कितने ही लोग पढ़े होंगे और उन लोगों में, पढ़े हुए लोगों में कितने लोगों के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो इन सुधारों को स्वीकार करेंगे। तो इनका स्वरूप मध्यम वर्गीय रहा। शैक्षणिक सुधार का स्वरूप लिए हुए थे, महिला शिक्षा की इन्होंने बातें की थी। और हम पढ़ेंगे एक बेथून स्कूल है जिसकी स्थापना बंगाल के अंदर हुई थी। डलहौजी ने फिर
इस स्कूल का नाम बेथुन स्कूल रख दिया था। वो जब हम शिक्षा पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। महिला शिक्षा की बातें भी हुई थी। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सबसे बड़ा काम किया था ब्रह्म समाज में। और ब्रह्म समाज को हम इसलिए पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज सबसे पहले एक संस्थागत सुधार की कड़ी थी। संस्था का रूप लिया एक विचार ने, और उस संस्था ने आगे जाकर लोगों को जोड़ा और समाज के अंदर सुधारों की एक पहल करनी शुरू की। और मैंने कि जैसे आपको पहले बताया कि ब्रह्म समाज था, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, वो दक्षिण भारत भी गया, वो पश्चिमी भारत भी गया। और इन्हीं ब्रह्म समाज के अनुयायियों से दयानंद सरस्वती भी प्रभावित हुए थे। कुछ बातों में हो सकता है, सभी बातों में तो कोई प्रभावित होता ही नहीं है ना, वरना तो वो ब्रह्म समाज में आ जाते। लेकिन कुछ एक बातों को उन्होंने माना जब वो ब्रह्म समाज के लोगों से मिलने बंगाल में आए थे। और ब्रह्म समाज ने भी अपनी शाखाएं थी, वो पंजाब की तरफ खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में आर्य समाज का विस्तार ज़्यादा हो गया था, तो ब्रह्म समाज अपने आप वहाँ पे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। लेकिन ब्रह्म समाज पहला संस्थागत प्रयास था जिसने भारत में धार्मिक सुधारों की कड़ी क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। पहले उन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में। 1828 में ब्रह्म समाज बनता है। देखो ये जो ईस्वी सन होते हैं ना, इनके ऊपर पूर्णतः एक राय तो कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है, एक पुस्तक से लिए जाते हैं, दूसरी पुस्तक में कुछ मिल जाते हैं, तो छोटा मोटा ऊपर नीचे हो तो वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी मैंने लगभग सही लिया है। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में स्थापना हुई कलकत्ता में। हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, तात्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा है, बहुविवाह है, वेश्यागमन है, जातिवाद है, अस्पृश्यता है आदि को क्या करना है, खत्म करना है। और इनके बड़े भाई थे, जब वो रहे नहीं थे और इनकी भाभी को जब सती बनाने की कोशिश की, सती प्रथा में झोंकने की कोशिश की, तो ये एकदम आहत हो चुके थे। और आहत होने के बाद फिर इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं सती प्रथा के लिए सती प्रथा को रोकने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय का ये सबसे बड़ा और नेक प्रयास था। ये आई क्या, विलियम बेंटिक्स के साथ मिलकर कानून नंबर 17 बनाया था। कानून नंबर 17 बनाया था और सती प्रथा को क्या किया, अवैध घोषित किया था। राजा राम मोहन राय धर्म सुधार आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य के सेतु कहे जाते हैं, और पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किस लिए कहा जाता है, मैंने कहा कि वेदों का इन्होंने अनुवाद किया बांग्ला में, तो वेदों की अच्छी बातें ये लेके आए। भविष्य को ये इतना देखते थे कि आगे का समाज कैसा होगा। ठीक है, तो विदेशी जो घटनाएं होती थी इन पे इनके विचार होते थे। अगर दक्षिणी एशिया के अंदर उपनिवेश लड़ाई लड़ते थे यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ और वो हार जाते थे तो ये दुखी हो जाते थे, अगर वो जीत जाते तो वो खुश होते थे। और वो बहुत आगे पहले ही सोचते थे कि आगे के टाइम में अच्छी प्रेस होनी चाहिए, पत्रकारिता है ना वो स्वतंत्र होनी चाहिए। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु था। और पत्रकारिता का अग्रदूत तो ये संवाद कौमुदी वगैरह शुरू किया था। जब हम आज़ादी के आंदोलन में पत्र और पत्रिकाएं पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किया था। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार बाद में बंद हो गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र संवाद कौमुदी बांग्ला में था, मीरातुल अखबार फारसी में था, ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में था, और एक था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मतलब जीसस के बारे में इन्होंने लिखा था। प्रिसेप्ट्स, और मतलब उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण ईसा मसीह के बारे में प्रस्तुत किया था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के अंदर। इसके अलावा तुहाफुत उल मुवाहिदीन और मिंजरातुल अदियान, ये सब इनका लिखा हुआ है। संवाद कौमुदी के बारे में तो हर कोई जानता है। मीरातुल अखबार, अब देखो एक थोड़ी सी ध्यान रखना, संवाद कौमुदी बांग्ला में, और इसके साथ इन्होंने वेद और उपनिषद का अनुवाद भी किसमें किया था, वेद और उपनिषद का अनुवाद भी किसमें किया था, इन्होंने बांग्ला में किया था। किसमें किया था, बांग्ला में किया था। किसमें किया था, बांग्ला में किया था। किसमें किया, बांग्ला में किया। और बांग्ला में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी थी। और 10 से ज्यादा भाषाओं के जानकार थे। हिब्रू के ये जानकार, यूनानी के ये जानकार, अंग्रेजी के ये जानकार, फ्रेंच के ये जानकार, संस्कृत के ये, अरबी के ये, फारसी के ये, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। अब कई जगह लिखा है 13 के थे, कई जगह 14 के थे, अपने ये मान लो 10 से ज़्यादा भाषाएं जानते थे।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस अंग्रेजी में लिखी, और ब्राह्मणिकल मैगजीन। अब कहीं आप ब्रह्म शब्द सोच के ये सोच लो कि ये बंगाली या हिंदी भाषा है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणिकल मैगजीन किस में लिखी? अंग्रेजी में लिखी थी। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किस में लिखी? इसमें लिखी आपकी अंग्रेजी में लिखी। तुहफतुल मुवाहिदीन ये भी फारसी में लिखी गई। मिजरातुल अदियान है, ये भी फारसी में लिखी गई। ये दो शब्द थोड़े से अटपटे हैं और इनको तो आप प्रीलिम्स में तो वैसे ही हो जाएगा ना, तुहफतुल मुवाहिदीन नाम आएगा तो पता लग जाएगा। ये फारसी में और किसकी लिखी हुई है? राजा राम मोहन राय की लिखी हुई है। तो मिरातुल अखबार तो लगभग याद रह जाता है, ठीक है। मुंजरातुल अदियान, मंजरातुल अदियान, मंजरातुल अदियान, मंजरातुल अदियान और तुहफतुल मुवाहिदीन। मतलब ये था कि ये जो हिंदू धर्म के अंदर जो बहुदेववाद है ना, इसके ये विरोधी थे और ये मानते थे कि हमें एकेश्वरवाद को मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? एकेश्वरवाद को मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? अब ईसाई धर्म में ईसा मसीह को माना जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में भी ये होता है कि एक पिता होता है, एक पुत्र होता है और एक पवित्र आत्मा होती है। ये तो तीन एलिमेंट हो गए। ये इन तीन एलिमेंट के भी विरोधी थे कि बोले नहीं नहीं नहीं, ये तीन एलिमेंट वाला ये कचरा ये भी बंद करो, आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि ईश्वर एक है, उसको मानना है। तो एकेश्वरवाद को ये बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। तो एकेश्वरवाद का तोहफा, ये नाम आप बार बार सुनते हो। तो तुहफतुल मुवाहिदीन और मंजरातुल अदियान, मंजरातुल अदियान। और वेद और उपनिषद का किसमें अनुवाद किया? बांग्ला में किया। तो संवाद कौमुदी किसमें लिखी? बांग्ला में लिखी। मिरातुल अखबार किसमें लिखा? फारसी में लिखा। तुहफतुल मुवाहिदीन फारसी में लिखा और एक मंजरातुल अदियान फारसी के अंदर लिखा। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में लिखी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किस में लिखी? इंग्लिश में लिखी। और आपका वेद और उपनिषद का अनुवाद किस में किया? बांग्ला में किया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए। संवाद कौमुदी बांग्ला के अंदर लिखी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और ब्राह्मणिकल मैगजीन किस में है? अंग्रेजी के अंदर है। वेद और उपनिषद का अनुवाद किस में किया? बांग्ला के अंदर किया। मिरातुल अखबार फारसी में, मंजरातुल अदियान फारसी में और तुहफतुल मुवाहिदीन फारसी के अंदर, ठीक है। इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो थोड़ा वैचारिक प्रश्न आ जाए, कई बार ऐसा आ जाता है। एक बार शायद 2013 या 16 के अंदर आया था राजा राम मोहन राय के ऊपर। तो ये था कि जो जो अच्छी बातें थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम धर्म का भाईचारा, जो ब्रदरहुड था, वो इनको बहुत पसंद था। ऐसे ही सूफियों का रहस्यवाद इन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही ईसाई धर्म का नीति शास्त्र इन्हें अच्छा लगता था, ठीक है। और एकेश्वरवाद के ये क्या थे? समर्थक थे, ठीक है। तो वेदों की अच्छी बातों को ये मानते थे और इसीलिए ये बोलते थे कि देखो वेदों के अंदर है ना, कहीं सती प्रथा नहीं है। ये सती प्रथा तो बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए थे जिसके कारण हिंदू धर्म प्रभावित हुआ और सती प्रथा आ गई थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की विचारधारा है, सती प्रथा बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बहुविवाह बंद करो, कन्यावध बंद करो। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड, बहुदेववाद का विरोध करते थे। एकेश्वरवाद, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और पाश्चात्य जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ना, उसके बहुत बड़े समर्थक थे। और इनके साथ में दो आदमी थे जो हम जब एजुकेशन पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा और वापिस उस वक्त उन दोनों के नाम पूछूंगा। एक तो थे डेविड हेयर और एक थे अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ, इनके साथ मिलकर ये कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। उच्च पदों पर भारतीय नियुक्ति के समर्थक। देखो जब कांग्रेस बनेगी ना 1885 में, तो कांग्रेस बोलेगी कि सिविल सेवा के अंदर है ना भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करो। और इसीलिए 1886 के अंदर पहली बार एक सिविल सेवा के लिए आयोग बनता है। और ये बात बहुत पहले राजा राम मोहन राय ने कर ली थी। इसीलिए बोला जाता है अतीत और भविष्य के मध्य ये आदमी सेतु की तरह काम करता था। और बाद में तो हम पढ़ेंगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा का आयोजन भारत में भी कराओ लंदन के साथ। सिविल सेवा के अंदर ये यूनानी लेटिन जो भाषाएं हैं इनको हटाओ। बहुत बड़ा आंदोलन चलता है और इस आंदोलन से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी निकलते हैं। तो ये बात बहुत पहले किसने उठा दी थी? राजा राम मोहन राय ने उठा दी थी। और प्रेस की आज़ादी के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और जब इनका मिरातुल अखबार बंद हो जाता है 1823 में, अंग्रेज लोग कोई एक्ट लेके आते हैं, उस एक्ट के कारण इनका मिरातुल अखबार बंद हो जाता है। याद रखना 1823 में। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे सिलसिलेवार तरीके से कि कब कब प्रेस के लिए एक्ट बनते हैं। सबसे पहले वेलेस्ली ने प्रेस पे एक्ट लाया था, फिर बाद में 1823 में आता है, फिर 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ आता है जो 1823 वाले को मिटा देता है और जिसे हम प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो इनका अखबार बंद हो जाता है मिरातुल अखबार। इसीलिए ये चाहते हैं कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। तो हमने जो पढ़ा था ना
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 161वीं रैंक। तो ये लड़ाई तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत पहले लड़ ली थी। ब्रह्म सभा 1828 में बनी थी। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। कोलकाता में था, हिंदू धर्म में सुधार करना था और धार्मिक गुरुओं की आवश्यकताओं को समाप्त करना। अब देखो, जब राजा राम मोहन राय थे वो तो लीजेंडरी पर्सन थे, वो जब तक थे तब तक इनके अनुयायियों इनके पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन जब राजा राम मोहन राय नहीं रहते हैं, उसके बाद इस ब्रह्म समाज को कौन चलाएगा? फिर ब्रह्म समाज को चलाते, देखो ये द्वारकानाथ देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ देवेंद्रनाथ टैगोर। और सर टैगोर का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर ना, रविंद्रनाथ, DDR। द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ और रविंद्रनाथ, ठीक है, DDR, बड़ी फैमिली है ये। तो ये द्वारकानाथ और देवेंद्रनाथ ये भी इस ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और जब हम कांग्रेस पूर्व संगठन को पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि द्वारकानाथ और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारी संस्थाएं बनाई थी, जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा, ऐसे कुछ चीजें पढ़ेंगे हम। तो याद रखना, ये क्रम याद रखना, DDR, द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें जो बीच वाला था ना, बीच वाला जो देवेंद्रनाथ था, जो रविंद्रनाथ के पिताजी थे, इन्होंने इस ब्रह्म समाज के अंदर बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। इनकी एक तत्वबोधिनी पत्रिका थी जो 1839 में निकली थी, ठीक है। बाद में इन्होंने इनके साथ मिलकर काम किया था और ब्रह्म समाज में इन्होंने ब्रह्म पत्रिका भी निकाली थी, ब्रह्म पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। अब हुआ ये कि इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्म सभा को आगे बढ़ाने के लिए नए नए लोग लिए। उनमें से एक आदमी है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन विचारों में काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, काफ़ी क्रांतिकारी थे और वो पुरानी चीज़ों को निपटाना मतलब साइडलाइन करना चाहते थे एक तरीके से। तो उनके विचारों से देवेंद्रनाथ सहमत नहीं हुए और इसी कारण ब्रह्म समाज का विघटन हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज बनाया केशव चंद्र सेन ने। और इन्हीं के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। मतलब क्या हुआ कि लड़के और लड़की की शादी, न्यूनतम उम्र, शादी के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में तय की गई थी। हालांकि ये नेटिव मैरिज एक्ट ज़्यादा कामयाब नहीं रहा था, उसके अलग कारण है, वो कभी जब फाउंडेशन क्लास पढ़ेंगे तब इसका पूरा बताएंगे कि केशव चंद्र सेन ने ऐसे क्या विचार कहे थे कि उन विचारों से वो बिल्कुल सहमत नहीं हुए थे, ठीक है। और ब्रह्म समाज को कैसे बाद में अंग्रेजों ने इसका सहारा लेकर एक हिंदू धर्म के समानांतर एक नया धर्म बनाने की कोशिश की थी, उसके बारे में कभी फाउंडेशन क्लास में बात करेंगे। आप तो फिलहाल इतना याद रखो कि 1866 के अंदर ब्रह्म समाज का बंटवारा हो जाता है। आदि मतलब पुराना ब्रह्म समाज किसके पास रह जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। और भारतीय ब्रह्म समाज किसके पास आ जाता है? केशव चंद्र सेन के पास आ जाता है। कब आ जाता है? 1866 में। वो भारतीय किसके पास आ जाता है? केशव चंद्र सेन के पास। किसके पास? केशव चंद्र सेन के पास। केशव चंद्र सेन है वो दो पत्रिकाएं निकालते हैं। एक तो निकालते हैं इंडियन मिरर, क्या निकालते हैं? इंडियन मिरर। और एक निकालते हैं वामा बोधिनी पत्रिका, वामा बोधिनी पत्रिका। ये जो वामा बोधिनी पत्रिका है ये पूरी की पूरी महिलाओं को समर्पित थी। आप नोट कर लेना इसको साथ साथ, ठीक है, स्लाइड में नहीं दी हुई है ये वामा बोधिनी पत्रिका। और जो मैंने चार्ल्स विल्किंसन, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, होलब्रुक के बारे में बताया था ना, वो भी आपकी स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, वो नोट कर लेना किसने क्या किया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे उनका अनुवाद किया था। गीता हितोपदेश का अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता, सॉरी आपका ये गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया था? वो चीज़ें आप नोट कर लेना साथ में। इसी तरीके से नोट कर लेना आप कि इंडियन मिरर और वामा बोधिनी पत्रिका किसकी थी? केशव चंद्र सेन की थी। तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी सभा भी किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। तो इंडियन मिरर और वामा बोधिनी पत्रिका, ये वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के सुधार पर संबंधित थी, महिलाओं के सुधार पर संबंधित थी वामा बोधिनी पत्रिका। तो केशव चंद्र सेन महिलाओं के सुधार के लिए बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बात पर 1878 में वापिस ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है और भारतीय ब्रह्म समाज से निकलता है साधारण ब्रह्म समाज। क्या निकलता है? साधारण ब्रह्म समाज। और जो आनंद मोहन बोस होते हैं और एक शास्त्री जी होते हैं, उनके नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज चलता है, क्योंकि ये अपनी केशव चंद्र सेन अपनी बहुत
छोटी अल्पायु की बेटी को किसी वहाँ के जो एक राजा होते हैं, उस रियासत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके साथ उनकी शादी कर देते हैं। इसी के विरोध के अंदर साधारण ब्रह्म समाज की क्या होती है, स्थापना होती है। कूच बिहार के राजकुमार के साथ क्या कर देते हैं, अपनी लड़की की शादी कर देते हैं बहुत ही छोटी उम्र में। इसीलिए आनंद मोहन बोस है वो आगे चलकर 1878 में क्या बनाते हैं, साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साधारण ब्रह्म समाज। क्या बनाते हैं, साधारण ब्रह्म समाज। तो 1828 में ब्रह्म समाज बनता है। पहला बंटवारा 1866 में होता है, जब भारतीय ब्रह्म समाज बनता है। किसके नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। और आदि ब्रह्म समाज, आदि का मतलब पुरानिया ब्रह्म समाज किसके पास रह जाता है, धीरेन्द्रनाथ टैगोर के पास रह जाता है। आगे चलकर केशव चंद्र सेन की अल्पायु बेटी की शादी कूच बिहार के राजकुमार से हो जाती है। तो आनंद मोहन बोस जैसे लोग होते हैं वो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये ब्रह्म समाज का विकास है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे जाकर क्या होता है कि केशव चंद्र सेन नहीं रहते, फिर ब्रह्म समाज धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और आर्य समाज का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रह्म समाज यहां तक नहीं रहा। ब्रह्म समाज जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज संस्था को लेकर और इसके विचारों को लेकर जब पूरे भारत में चले, तो दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत के अंदर भी इसका क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ। तो दक्षिणी भारत में जब ये गए तो वेद समाज बना। क्या बना, वेद समाज। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि केशव चंद्र सेन हाथ में वेद उठाकर दक्षिणी भारत गए, हाथ में वेद उठाकर दक्षिणी भारत गए और वहां पे वेदों को धर लिया नायडू साहब ने। वेदों को किसने धर लिया, नायडू साहब ने। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्री धरलू नायडू वेद समाज की स्थापना करते हैं दक्षिणी भारत में। केशव चंद्र सेन क्या लेके गए, वेद लेके गए, और वेदों को किसने धर लिया, नायडू ने धर लिया। तो श्री धरलू नायडू केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना करते हैं दक्षिणी भारत में। इसी तरीके से एक होता है देव समाज। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री है, वो लाहौर में इसकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं, लाहौर में स्थापना करते हैं। कहां पे करते हैं, लाहौर में। तो वेद समाज श्री धरलू नायडू, नोट कर लेना ये साथ साथ में, वेद समाज श्री धरलू नायडू। वेद को किसने धर लिया, नायडू ने धर लिया। और देव समाज की स्थापना किसने की, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी लाहौर के अंदर। कहां पे की थी, लाहौर में की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। इसी के साथ जब ये पश्चिमी भारत में जाते हैं तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। आत्माराम पांडुरंग इनकी स्थापना करते हैं। प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन होते हैं और इसको लोकप्रिय बनाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले इस संगठन से जुड़े थे। और ये जो लोग होते हैं ना, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, ये लोग विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। विधवा विवाह के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और विधवा विवाह के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्थापना भी करते हैं। जैसे महादेव गोविंद रानाडे के साथ करवे जुड़े होंगे, वो करवे बहुत अच्छा विधवा विवाह के लिए काम करेंगे। आगे जाकर यहीं पे महाराष्ट्र में वो जो सत्यशोधक समाज के थे ज्योतिबा फुले, वो भी ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री फुले विधवा विवाह के लिए, विधवाओं के लिए, विधवाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो देखो ब्रह्म समाज ने जो एक कड़ी शुरू की थी, वो कड़ी आगे जाकर दक्षिणी भारत में कितना अच्छा काम करती है। अब क्या हुआ कि ये तो अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं। अब राजा राम मोहन राय के कह रहे हैं सती प्रथा बंद होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जो ये समाज के जो ऐसे एलिमेंट होते हैं, जो रूढ़िवादी एलिमेंट होते, तत्व होते, उनको ये लगा ये तो हमारे धर्म पे हमला है और ये राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे धर्म में क्या दे रहे हैं, दखल दे रहे हैं। तो राधाकांत देव के नाम के एक आदमी थे जिन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की और बोला नहीं, आप हमारे समाज में दखल नहीं दोगे। और फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों से कागजों पे साइन करवाया सती प्रथा के समर्थन में, और विलियम एंटी को देके आए, बोले ये राजा राम मोहन राय के कहने से आप कहीं सती प्रथा को बंद मत कर देना, वरना हमारी भावनाएं आहत हो जाएगी, फिर देख लेना ठीक नहीं रहेगा। तो बात ये थी कि धर्म सुधारों का विरोध किया धर्म सभा राधाकांत देव ने। इसी तरीके से भारत धर्म महामंडल
पंडित दीनदयालु शर्मा ने स्थापना की। और इन्होंने भी कहा कि जो पुराने विचार है वो विचार बने रहने चाहिए, आप हमारे धर्म में ज़्यादा दखल मत दो। तो दो संस्था आप अवश्य याद कीजिए, ठीक है। बाकी और संस्था भी मैं साथ साथ में याद कराऊंगा, लेकिन एक साथ अगर सारे आंकड़े लिख दूंगा तो फिर आपके याद नहीं रहेंगे। आज दो ही आंकड़े याद करो कि जो धर्म सुधारों का विरोध करते थे, कौन थे। एक तो धर्म सभा थी राधाकांत देव की, 1830 में बनी थी, और एक थी भारतीय धर्म महामंडल पंडित दीनदयालु शर्मा, पंडित दीनदयालु शर्मा भारतीय धर्म महामंडल। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि 1828 में पहले आत्मीय सभा बनती है, 1814 में। 1828 में बनता है ब्रह्म समाज। उस ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के जाने के बाद रविंद्रनाथ के जो पिताजी होते हैं देवेंद्र नाथ, वो इसको आगे बढ़ाते हैं और तत्वबोधिनी पत्रिका और ब्रह्म पत्रिका निकालते हैं। फिर केशव चंद्र सेन के प्रोग्रेसिव विचारों के कारण जो ब्रह्म समाज होता है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है। पहला जो टुकड़ा होता है वो होता है भारतीय ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में चलता है 1866 में। और जो पुराने वाला ब्रह्म समाज होता है आदि ब्रह्म समाज, वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास रह जाता है। केशव चंद्र सेन फिर उसी ब्रह्म समाज और उसी ब्रह्म समाज संस्था और उसके विचारों को लेकर दक्षिणी भारत में निकलते हैं, और दक्षिणी भारत में वेद समाज की स्थापना होती है श्रीधरलू नायडू के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग, स्थापना करते हैं। साथ में जुड़े होते हैं महादेव गोविंद रानाडे, और प्रेरणा किसकी होती है, केशव चंद्र सेन की होती है। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है कि जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो अपनी अल्पायु बेटी की शादी कूच बिहार के राजकुमार से कर देते हैं। तो आनंद मोहन बोस अपने विचारों के आधार पर साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं 1878 में। तो 1814 आत्मीय सभा, 1828 ब्रह्म समाज, 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, आ रही है ये कड़ी समझ में। और यही ब्रह्म समाज दक्षिण और पश्चिमी भारत में वेद समाज और प्रार्थना समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। वेद समाज और प्रार्थना समाज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कल आते ही सबसे पहले मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। ओके, आप इसको साथ साथ याद कर लेना। अब दो ऐसी संस्थाएं भी है जो इन धार्मिक सुधारों का विरोध करती है। एक तो राधाकांत देव के नेतृत्व में 1830 में कौन सी बनती है, धर्म सभा, और एक पंडित दीनदयालु शर्मा, जैसे इनका नाम लंबा है वैसे इनका संगठन भी लंबा है, भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रार्थना समाज है ना, इसको लोकप्रिय बनाया महादेव गोविंद रानाडे। ये महादेव गोविंद रानाडे थे, ये महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। और मैंने जोर दे के कहा है, इन्होंने विधवा विवाह पे बहुत अच्छा काम किया। इनके साथ एक करवे थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो विधवा विवाह संघ बनाते हैं, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये अपना एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, जब हम छोटे थे क्रिकेट देखते थे तो एक भारत में बॉलर था अजीत आगरकर, बहुत लंबा था, मुंह पतला सा था, कान लंबे थे। तो अफ्रीका गए वो, अफ्रीका दौरे के ऊपर। ठीक है, तो जब मैच चलता था, स्लो ओवर होते थे, जॉन्टी रोड्स बैटिंग करता था, तो हमारे पिताजी हंसते थे कि जो ही जॉन्टी रोड से चौका मारता था, छक्का मारता था, तो इसके कान और लंबे हो जाते थे। हम छोटे थे, हम मानते नहीं थे, तो जो ही चौका लगता था, देख पापा बोलते थे, देख कान लंबे हो गए, कान लंबे हो गए। तो ये आगरकर नाम याद आता है ना, तब मुझे वो कान लंबे वाली बात याद आ जाती है। खैर, इनके कान लंबे नहीं थे, मजाक की बात है। गोपाल गणेश आगरकर के साथ इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी। इसी वक्त यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक और आदमी अवतरित होते हैं जिनका नाम होता है ज्योतिबा फुले। वो हम बात करेंगे जब निम्न जातियों का धर्म सुधार पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। लेकिन अब एक मेरी बात ध्यान रखना, मैंने कहा सबसे ज्यादा इन्होंने काम किसमें किया था, विधवा विवाह में, लेकिन इन्होंने बाल विवाह पर भी एक अच्छा काम किया था जिसका नाम था प्रतिज्ञा आंदोलन। अब क्या होता है, कई बार ये, अब मैं बार बार कह रहा हूं, इन्होंने विधवा विवाह पे बहुत अच्छा काम किया, विधवा विवाह पे बहुत अच्छा काम किया, और पढ़ते भी किताबों में विधवा विवाह आ जाता है कि रानाडे का प्रतिज्ञा आंदोलन किसके लिए था, विधवा विवाह नहीं, बाल विवाह। बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने
प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इनकी एक पुस्तक थी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। और ये अपने आप में लीजेंडरी पर्सन इसलिए थे कि उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि अगर भारत को आर्थिक ताकत बनना है ना, तो भारत को औद्योगिक उत्पादन करना पड़ेगा। भारत को क्या करना पड़ेगा? औद्योगिक उत्पादन करना पड़ेगा। और उस वक्त भी जब हम कांग्रेस पूर्व संगठन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पुनः सार्वजनिक सभा। क्या पढ़ेंगे? पुनः सार्वजनिक सभा। मतलब कांग्रेस पूर्व संगठन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में एक क्षेत्र विशेष के अंदर ये प्रयास था कि हम कैसे लोगों को लामबंद करें, कैसे पब्लिक को मोबिलाइज करें अंग्रेजों के विरुद्ध, या अंग्रेजों के स्थापित जो कानून व्यवस्था है उसका फायदा उठाते हुए कैसे हम जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोके। और इसीलिए पुनः सार्वजनिक सभा होती है ना, वो किसान आंदोलन में भी अपना योगदान देती है। जैसे दक्कन किसान आंदोलन होता है लगभग 1875 के आसपास, उसके अंदर पुनः सार्वजनिक सभा अपना योगदान देती है और किसानों को केस लड़ने में मदद करती है। खैर, बात यह थी कि महागोविंद रानाडे अपने आप में बड़े आदमी थे, इनके आर्थिक विचार भी थे, किसानों के लिए भी काम करते थे, औद्योगिक उत्पादन के लिए भी इन्होंने कुछ अपने विचार रखे थे, और साथ में इन्होंने धर्म सुधार में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गोपाल गणेश सागरकर, पुनः सार्वजनिक सभा, ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रतिज्ञा आंदोलन किस लिए चलाया था इन्होंने? प्रतिज्ञा आंदोलन किस लिए चलाया था? बाल विवाह रोकने के लिए। किसके लिए चलाया था? बाल विवाह रोकने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे राजस्थान के इतिहास से बहुत जुड़े हुए हैं। कि हम जानते हैं कि खेतड़ी के नरेश के खेतड़ी का नरेश तो वो विवेकानंद वाला था, लेकिन हाँ कंफ्यूजन हो गया, खेतड़ी के नरेश ने तो स्वामी विवेकानंद का नाम रखा था। दयानंद सरस्वती उदयपुर और अजमेर से काफ़ी जुड़े हुए थे। इनकी जो पुस्तकें थी या इनके जो विचार थे वो ज़्यादातर इन दो जगह पर प्रिंट हुए थे, छपे थे। और वो एक संस्था भी थी जो पहले एक जगह थी, फिर दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई। मुझे राजस्थान हिस्ट्री की कम समझ है, आप देख लेना, लेकिन वो शायद उदयपुर थी, अजमेर चली गई थी। गुरुजी कौन सी थी आपको ध्यान है? उदयपुर से अजमेर चली गई थी, ठीक है, आप वो चेक कर लेना। लेकिन बात यह था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में अपना काफी टाइम बिताया था और राजस्थान में इनकी मृत्यु हो गई थी। आर्य समाज, आर्य समाज अपने आप में अनोखा इसलिए था कि इसने भारतीय समाज के अंदर जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों पर, उन कुरीतियों पर, उन अंधविश्वासों पर खुलकर हमला बोला और उनमें सुधार करने की कोशिश की। और वेदों को अपना आधार बनाया कि हमें वेद आधारित, वेदों पे जो विचार दिए हुए उन विचारों पर आधारित हमें समाज बनाना है। और ये जो पुराण के अंदर विचार लिखे हुए ना, उन पुराणों के विचारों को हमें हटाना है। और एक तरीके से खुला हमला बोला था। और इन्होंने पाखंड विरोधी पताका भी फहराई थी, ठीक है, गंगा के तट के ऊपर। इसके साथ साथ देखो कितना बड़ा बात ये थी कि इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध उस वक्त बड़ा आंदोलन शुरू किया था। अंतरजातीय विवाह को उस वक्त मान्यता दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला शिक्षा को इन्होंने उस वक्त बढ़ावा दिया था। और हमारे समाज के अंदर उत्तर भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में गुरुकुल और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों का बड़ा योगदान कम से कम उत्तर भारत के अंदर रहा हुआ है, ठीक है। तो आर्य समाज ने अपने तरीके से भारतीय धर्म सुधार के अंदर बड़ा योगदान दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने 100 के ऊपर 4 चीजें दी थी: 100 धर्म, 100 देशी, 100 भाषा और 100 राज्य या 100 राज। 100 राज, जब बंगाल विभाजन होता है तो 100 राज, 100 देशी शिक्षा, बहिष्कार, ऐसे प्रस्ताव आने लगते हैं। ये विचार दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले दे दिए थे। और दयानंद सरस्वती के इन्हीं विचारों से एक ऐसी स्वाभिमानी स्वतंत्रता सेनानियों की फौज पैदा हुई थी जो अंग्रेजों के साथ समझौते करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए वैलेंटाइन सिरोल ये बोलते हैं कि भारतीय अशांति का जनक था ना, वो एक तो बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरा था ये आर्य समाज या दयानंद सरस्वती थे। इनके विचारों ने जो भारत का स्थिर समाज था, जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, उस स्थिर समाज के अंदर इन्होंने अशांति पैदा कर दी थी। तो भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को बोला था। अब बाल गंगाधर तिलक को हम पढ़ेंगे, जब हम गरम दल और नरम दल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे क्या विचार रखे थे कि उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। फिलहाल हम पढ़ते हैं आर्य समाज को। आर्य समाज
जब दयानंद सरस्वती का जन्म मोरबी गुजरात में हुआ था। मोरबी वो एक पुल हादसा हुआ था ना, उस जगह इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो पहले गुरु थे वो पूर्णानंद थे। क्या थे? पूर्णानंद थे। और इनका जो पूर्णानंद का जो समाज था ना, वो जो इनका संगठन था, उस संगठन का नाम था सरस्वती समाज, और इसीलिए इनका नाम रखा जाता है दयानंद सरस्वती। बाद में आगे चलकर इनको एक गुरु और मिलते हैं, विरजानंद। तो दो गुरु थे इनके, विरजानंद और पूर्णानंद। विरजानंद और पूर्णानंद पहले गुरु थे। पूर्णानंद जो सरस्वती समाज से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? दयानंद सरस्वती पड़ गया था। बाद में अगले गुरु कौन थे इनके? विरजानंद थे। कौन थे? विरजानंद थे। ठीक है, आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे? अब देखो, बहुत खतरनाक आदमी थे। 1882 में शायद हंटर कमीशन भारत में आता है, एजुकेशन के लिए आता है, और उस हंटर कमीशन के सामने ये ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एक अपना ज्ञापन भी देते हैं कि भाई साहब ये ईसाई मिशनरी है ना, भारत में बहुत ज्यादा गंद फैला रही है और इनको बंद कराओ। तो पाश्चात्य प्रभावों के खिलाफ इनकी प्रतिक्रिया थी, और हिंदू स्वरूप में यह क्या करना चाहते थे? सुधार। भी ईसाई मिशनरी है ना, वो गलत काम कर रही है, आप उनको बंद कराइए। तो पाश्चात्य प्रभाव के खिलाफ ये प्रतिक्रिया करना चाहते थे, और इनका सीधा कथन था कि पाश्चात्य जो राज है वो कितना भी अच्छा हो और स्वदेशी राज कितना भी बुरा हो, स्वदेशी राज अच्छे से अच्छे पाश्चात्य राज से क्या होगा? अच्छा हो। तो पाश्चात्य प्रभाव के खिलाफ ये प्रतिक्रिया करते थे। वैदिक धर्म को ये वापिस स्थापित करना चाहते थे, पुराणों के विचारों को ये अपनाना नहीं चाहते थे। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये 4 शब्द बताए: स्व राज, स्व धर्म, स्वदेशी और स्व भाषा। और केशव चंद्र सेन ने इन्हें राय दी थी कि आप ना हिंदी भाषा को अपनाओ ताकि आपके विचारों का ज्यादा प्रचार प्रसार हो। आर्य समाज की देन धार्मिक क्षेत्र में बोला, ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, छुआछूत, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। वेदों की श्रेष्ठता की थी इन्होंने। हवन युग को इनके प्रबल समर्थक थे, हवन यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना, और ये सब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट की बातें नहीं, आप ये याद रखना। पूर्णानंद और विरजानंद, पूर्णानंद इनके पहले गुरु थे, विरजानंद इनके दूसरे गुरु थे। जातिवाद, छुआछूत, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, और इनका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। स्वराज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मैंने बता दिया। स्वदेशी पर बल दिया, मैंने ये बता दिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया। और मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया कि उत्तर भारत के अंदर अंतरजातीय विवाह और महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। और आज भी हमें पता है कि आर्य समाज के अंदर होने वाली अंतरजातीय शादियों को विधिक मान्यता है, सरकार उनको क्या देती है? मान्यता देती है। तो उस वक्त ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी कि अंतरजातीय विवाह करना चाहिए ताकि समाज में जातीय जो बेड़ियां हैं वो कमजोर हो। और इसी के साथ साथ ये सहभोज भी आयोजित करवाते थे दलितों के साथ। ठीक है, इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी जारी किया था। क्या किया था? शुद्धि आंदोलन। वो शुद्धि आंदोलन क्या था कि ऐसे हिंदू जिन्होंने किसी कारणवश, परिस्थितिवश मुस्लिम धर्म अपना लिए, हम उनका बाकायदा बाद में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा वापिस हिंदू धर्म में कन्वर्ट करेंगे और क्या चलाएंगे? शुद्धि आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? शुद्धि आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? शुद्धि आंदोलन। क्या चलाएंगे? शुद्धि आंदोलन। क्या चलाएंगे? शुद्धि आंदोलन। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने गौ सेवा के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर बड़ा काम किया था। गौ रक्षा। और क्या था कि ये जो गौ रक्षा था और शुद्धि आंदोलन था, कहीं ना कहीं भी ये नहीं था कि इनका मकसद कुछ और था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण भारतीय समाज के अंदर ध्रुवीकरण भी पैदा हुआ था, गोरक्षा और शुद्धि आंदोलन के कारण। खैर ठीक है, ये तो कभी फाउंडेशन की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रखना कि गो रक्षा और शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, लाला हंसराज और एक नाम होता है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था कि ठीक है, साथ में कुछ अपनी परंपरागत शिक्षा हो, लेकिन हमें साथ में एंग्लो एजुकेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किया। और जो कन्या गुरुकुल, बाद में गुरुकुल शुरू किया कांगड़ी में सरदानंद ने। किसने शुरू किया था? सरदानंद ने। किसने किया था? सरदानंद महाराज ने शुरू किया था कांगड़ी के अंदर। और बोले कि नहीं, हमें पौराणिक जो तरीके है ना, वेदों की जो शिक्षा पद्धति है उसी को अपनाना है, गुरुकुल प्रथा अपनानी है। और
ये उत्तर पश्चिमी भारत में गुरुकुल वाली प्रथा तो 1980-90 तक लगभग चलती भी रही थी, ठीक है। लेकिन दयानंद और ये डीएवी स्कूलों की श्रृंखला तो बहुत जगह लगभग उत्तर भारत में बहुत सारी जगह पे इसका विस्तार हुआ था। तो लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की श्रृंखला शुरू की थी। तो एक तरीके से शिक्षा पद्धति के आधार पर आर्य समाज का दो टुकड़ों में क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। दो टुकड़ों में क्या हो गया था, बंटवारा हो गया। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है, और वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय शांति का क्या कहा था, जनक कहा था, ठीक है। मार्टिन लूथर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों का खुलकर विरोध किया था और पाखंड विरोधी पताका फहराई थी गंगा नदी के तट पर, ठीक है। पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। सबसे जो इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। उसके बाद में इनकी एक है वेद भाष्य, ये रही सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, ठीक है। और गो करुणा निधि, क्योंकि मैंने कहा था ना इन्होंने गो रक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। खैर, आप तीन पुस्तकों को खास याद रखोगे, ऋग्वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश तो पक्का याद रखोगे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी हुई है, दयानंद सरस्वती की। किसकी लिखी हुई है, दयानंद सरस्वती की। और गो करुणा निधि किसकी लिखी हुई है, दयानंद सरस्वती की। और गो करुणा निधि ऋग्वेद भाष्य, गो करुणा निधि ऋग्वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश। बाकी ये सब स्लाइड में दी हुई है, आप देख लेना। वेद भाष्य भूमिका, अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन किया था, द्वैतवाद का इन्होंने समर्थन किया था। यज्ञ को ये ज्यादा मानते थे, इसीलिए इन्होंने पंच महायज्ञ विधि भी लिखी थी, ठीक है। ये सब आप देख लेना। ओके, तो ये हो गया दयानंद स्वामी विवेकानंद। कौन हो गए, सॉरी, दयानंद सरस्वती। इनके गुरु कौन थे, पूर्णानंद। और पूर्णानंद सरस्वती समाज से थे, इसीलिए इन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। इनके दूसरे गुरु कौन थे, विरजानंद थे। दूसरे गुरु कौन थे, विरजानंद। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मोरबी गुजरात के अंदर हुआ। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। 1877 में आर्य समाज कहाँ चला गया, लाहौर में चला गया। ये 1870 से 75 का जो दौर है ना, इसके अंदर बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होगी। हम देखेंगे आज़ादी के आंदोलन के अंदर, अलीगढ़ आंदोलन, बहुत सारे नाम आएंगे 1875 के आसपास में। 1873 में ये होगा, फिर सत्यशोधक समाज आएगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस दौर के अंदर, इस दौर के आसपास आती है, ठीक है। ओके, आर्य समाज की स्थापना कर दी। इनकी मुख्य पुस्तक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य और गो करुणा निधि, पंच महायज्ञ विधि, ठीक है। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था, मुख्य नारा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला आदमी, मुख्य आदमी रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बात बता देता हूं। देखो कि रामकृष्ण जी और स्वामी विवेकानंद के बारे में खास बात यह मानी जाती है कि इन्होंने हिंदू धर्म को ये अपनाते थे, लेकिन इन्होंने साथ साथ में ईश्वर का जो साक्षात दर्शन होता है, ईश्वर के जो साक्षात इन्होंने देखा था, वो इन्होंने हिंदू पद्धति के द्वारा भी देखा, बौद्ध पद्धति के द्वारा भी देखा और इस्लाम की पद्धति के द्वारा भी देखा। देखो एक छोटा सा उदाहरण है कि एक तो होता है भक्ति मार्ग, कि आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, किसी भी हेतु, किसी भी लक्ष्य के बिना आपने कहा मैं भक्ति के द्वारा आपका हो गया, हेतुक समर्पण कर दिया। तो भक्ति के द्वारा आपने सब कुछ अपना ईश्वर को सौंप दिया और ईश्वर ने आपको दर्शन दे दिया। दूसरा हो गया जो शंकराचार्य का दर्शन है या महात्मा बुद्ध का दर्शन है, आपो दीपो भव है, अपना मार्ग आप खुद बनो या आप ही खुद ब्रह्म हो। तो उसमें क्या होता है कि आदमी खुद के अंदर उतरता है और खुद को जानते हुए और खुद के अंदर के ब्रह्म को खोजते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्म के मार्गों को अपनाते हुए ईश्वर का साक्षात्कार किया था। और इसीलिए क्या था कि रामकृष्ण परमहंस जो ये थे, रामकृष्ण जी थे, इनके जो गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद जी थे, वो सभी धर्मों के अंदर बहुत सारे समानता के तत्व ढूंढते थे और उनके अंदर एक प्रकार का संश्लेषण करना चाहते थे, ठीक है। आर्यवाद में अच्छे अच्छे विचारों को इन्होंने अपनाने की कोशिश की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1 मई 1897 में की। और ये कब की थी, जब
ये शिकागो सम्मेलन से लौट के आ गए थे। ठीक है, प्रथम मठ इनका कोलकाता में था, बाद में इनका अल्मोड़ा में था। रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उनको उपदेशों जनसभा तक पहुंचा सके और संतप्त दुखी पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। ठीक है, इनका जो मुख्य मकसद था ना रामकृष्ण मिशन का, वो ये था कि जो दुखी जनता है, जो भूखी जनता है ना, उसकी सेवा करो। और विवेकानंद जी ये मानते थे कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकते, भूखे पेट ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए वो बोलते थे कि पूर्व को पश्चिम की तरफ देखना चाहिए कि कैसे उस भौतिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है कि हम अपने समाज की भूख को मिटा सके, और जो पश्चिम का भौतिक समाज है उसको आध्यात्मिकता के लिए पूर्व की ओर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक समन्वय की बातें करते थे। कुल मिला के बात ये थी कि इस मिशन का मुख्य जो उद्देश्य था वो दुखी और पीड़ित मनुष्य की सेवा करना था। ठीक है, इसके बारे में कल हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन से नारे दिए थे, कौन कौन के स्लोगन थे। अभी हम 19वीं या 20वीं स्लाइड पे आए, 50 स्लाइड है हमारी, कल हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि मुस्लिम धर्म के अंदर क्या क्या सुधार हुए, सिख समाज के अंदर क्या क्या धर्म सुधार के आंदोलन शुरू हुए, पारसी धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। मुस्लिम धर्म के अंदर जैसे अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ, उसने ये कहा था कि बस मुस्लिमों में एक ऐसा समाज, एक ऐसा तबका तैयार होना चाहिए जो एंग्लो एजुकेशन को लेकर और जो ये सरकारी तंत्र है उसमें प्रवेश करे। अहरार आंदोलन शुरू हुआ जो कुछ प्रोग्रेसिव टाइप का था, और उसने स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को भी तैयार किया था। और इसी तरीके से एक वहाबी आंदोलन था जो ये चाह रहा था कि जो पुराने जो एलिमेंट है ना, पुनरुत्थानवादी तत्व उसमें ज्यादा थे। वो ये चाहता था कि पुराने वाले तत्व है ना वो वैसे के वैसे उभर कर आ जाए। तो ये वहाबी आंदोलन अपने आंदोलन में दूसरे धर्मों के विरोध में आंदोलन हो गया। पहले इसने सिखों के खिलाफ युद्ध लड़ा और इनके जो संस्थापक करता थे वो मारे गए। बाद में इन वहाबियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ा, ईसाई धर्म के खिलाफ लड़ा, और बाद में ये वहाबी 1857 की क्रांति में भी शामिल रहे थे। तो ऐसे पढ़ेंगे हम वहाबी, और कुछ ऐसे आंदोलन भी थे जो साथ में धार्मिक भी थे और साथ में किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही सिख समाज के अंदर जो आंदोलन थे, अकाली आंदोलन था, नामधारी आंदोलन था, उनके अंदर क्या हुआ था और उनके अंदर कैसे कैसे तत्व थे, कैसे कैसी प्रवृत्तियां थी, किन किन लोगों ने कब कब इनको शुरू किया था, वो भी पढ़ेंगे। और पारसी धर्म में तो एक जो आपके डिवीजन है दादा भाई नौरोजी, उनके बारे में पढ़ना है। पारसी धर्म में ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। उसके साथ साथ निम्न जातियों के सुधार आंदोलन जो ज्योतिबा फुले से शुरू होंगे, बाबा साहब अंबेडकर, और उसके बाद नारायण गुरु, और जो दक्षिण के अंदर अभी अभी जो तमिलनाडु में विवाद चल रहा है, जो द्रविड़ आंदोलन के बारे में वापिस जो विवाद उभरा है उसके बारे में हम बात करेंगे। नायकर ने जो आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन के अंदर क्या क्या ऐसे तत्व है, साथ में द्रविड़ आंदोलन का विवाद है उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलते हैं, और परसों से आपकी कल कोशिश करेंगे, वरना परसों से आपकी इंडियन करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 या 6 क्लासेस के अंदर आपका इंडिया करंट अफेयर क्या हो जाएगा कंप्लीट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एहतराम, बाय।